नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस निकट सहयोग और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान करते हैं। श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकोरियस तृतीय से सम्मानित किया। 16वीं जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 2 चरणों में कराई जाएगी। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ने से हताहतों की संख्या में वृद्धि, दोनों तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपील के बीच दोनों पक्षों ने फिर मिसाइल हमले किए। और कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा जारी। मौसम विभाग ने पश्चिम तटीय क्षेत्र के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साइप्रस में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इसमें व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री निकोस ने कहा, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। श्री मोदी भी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई है। साइप्रस में योग और आयुर्वेद के प्रसार को देखकर हम उत्साहित हैं। भारतीय टूरिस्ट के लिए भी साइप्रस एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकोरियस तृतीय से सम्मानित किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज ने राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में श्री मोदी को ये पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकोरियस III सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और साइप्रस के बीच साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश घनिष्ठ सहयोग और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक शांति तथा स्थिरता में योगदान करते रहेंगे। कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोसिया टाउन हॉल का दौरा करेंगे। वहां से दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम रेखा का सांकेतिक दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा राष्ट्रपति भवन राजकीय दोपहर भोज के साथ संपन्न होगी। उसके बाद श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा रवाना हो जाएंगे। सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। एक रिपोर्ट।
जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके अलावा इस बार जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। यह जनगणना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटल माध्यम से की जाएगी। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। संग्रहण, प्रेषण और भंडारण के समय डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े डेटा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। यह जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों तथा आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान ने दुनिया को आपदाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण के बगैर 100% आपदा से बचना असंभव है। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को रोक नहीं। हम आपदा से बचाव की योजना बना रहे हैं, साथ में आपदा ही न आए ऐसी योजना भी बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर राज्य के राहत कमिश्नर ने इसके लिए भी अपने राज्य का एक कार्यक्रम कम से कम तैयार करवाना चाहिए, जिससे आपदा आए ही नहीं। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और आपदा रोधी ढांचे की मजबूती से भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने जा रहा है। 10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये 3 संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई ऐप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 92 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से 47 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया है कि जिन लोगों के डीएनए के मिलान हो गए हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज सुबह से अब तक 13 लोग शव लेने आ चुके हैं। 92 शव की डीएनए मैचिंग हो चुकी है, ऑफ विच द इंडिविजुअल्स आर 87 बिकॉज देयर इज डुप्लीकेशन। हमारे यहाँ से शव ले जाने वाले की संख्या 47 है। बाकी जो पेंडिंग है उसमें से 13 लोग अभी D4 में वेटिंग में चल रहे हैं। इस बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर कल शाम डीएनए मिलान के बाद आज उनके परिवार को सौंप दिया गया। परिवार पार्थिव शरीर लेकर रवाना हो गया है, जिसे राजकोट ले जाया जा रहा है। पार्थिव शरीर को राजकोट स्थित उनके आवास पर रखा जाएगा। शाम 5 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ता संघर्ष आज चौथे दिन भी जारी है और दोनों ओर से एक दूसरे पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों में दोनों देशों में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। कल रात हुए हमलों में 100 और आम नागरिक मारे गए हैं। ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निशाना बनाकर किए गए इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई जारी है। एक रिपोर्ट। ऐसे समय में जब कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज तड़के इजराइल के तेल अवीव और बंदरगाह शहर हाइफा पर ईरान की ओर से मिसाइल हमले किए गए, जिसमें अनेक घर तबाह हो गए। इन हमलों में शुक्रवार से अब तक इसराइल में 18 लोग मारे जा चुके हैं। यह संघर्ष अब तक 240 लोगों की जान ले चुका है, जिनमें अधिकतर आम नागरिक हैं। G7 के नेताओं ने संकट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जर्मनी
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार के प्रति समर्थन दोहराया है। जर्मनी ने कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया है। ईरान ने युद्ध विराम की वार्ता आगे जारी रखने से इनकार कर दिया है और अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का तय दौर भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। 4 दिन के संघर्ष में ईरान में सबसे अधिक लोग हताहत हुए हैं और वहां 70 महिलाओं और बच्चों समेत 224 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1277 लोग घायल हुए हैं। संघर्ष रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अब तक विफल साबित हुए हैं और संघर्ष के थमने के कोई संकेत नहीं है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मधुलिका। बांग्लादेश में बैंकों के कर्ज डूबने के बढ़ते आंकड़ों से देश का बैंकिंग क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है। इस वर्ष मार्च में समाप्त हुई तिमाही में बैंकों का डूबा ऋण बढ़कर 24.13% हो गया था, जबकि पिछले वर्ष दिसंबर में यह 20.20% था। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि 61 अनुसूचित बैंकों का डूबा ऋण बढ़कर करीब 4,20,334 करोड़ बांग्लादेशी टका हो गया है। जानकारों ने कहा है कि यदि यही रुझान रहा तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 36 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ लिया है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ की टीम ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 19 वयस्क और 17 बच्चे शामिल हैं। ये बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध यात्रा दस्तावेजों, वीजा या परमिट के दिल्ली में रह रहे थे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने तथा मालवाहक जहाज, नदी परिभ्रमण तथा यात्री नौका सुविधा को सुगम बनाने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया जाएगा। श्री सोनोवाल पटना में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे हितधारक राज्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर कार्यबल का गठन कर दिया जाएगा। कार्यशाला में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पहले वर्ष में 1 बार आयोजित की जाती थी। इस पहल से समय पर भर्ती और निर्बाध रोगी देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर बाद के कारोबार में 0.8% की तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 666 अंक की बढ़त लेकर 81,784 अंक पर और निफ्टी 221 अंकों की तेजी लेकर 24,940 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिम तटीय क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रात भर मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे जलभराव से यातायात परिवहन में बाधा आई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 139.60 मिलीमीटर बारिश लांझा में दर्ज की गई। यहां अगले 24 घंटों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की साइबर धोखाधड़ी रोकथाम इकाई के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बादल कौशिक और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ गुलशन राय इस परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस निकट सहयोग और साझा दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान करते हैं। श्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडीज के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। साइबर ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। 16वीं जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर 2 चरणों में कराई जाएगी और इसराइल तथा ईरान के बीच युद्ध बढ़ने से हताहतों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।